अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रियल ट्रुथ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं सेक्रेटरी महकमा आबी ज़राअत व माहीगिरी राना मोहम्मद सलीम अफजल। पूछेंगे हम उनसे उनके महकमे के बारे में, क्या है, कैसे काम करता है, मुस्तकबिल में वो अपने इस महकमे को कहाँ पर देख रहे हैं, और भी बहुत से सवालात और इनके जवाब देंगे राना मोहम्मद सलीम अफजल। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, एक्वा कल्चर फिशरी से अब इसका नाम तब्दील हो गया, अब इसका नाम हो गया सर आबी ज़राअत और माहीगिरी। कुछ चेंज आया सर? जी, थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो सिर्फ नाम से कोई तब्दीली नहीं आती है, एक्चुअली तो परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। मैं आपको आपके तौर से ये बताना चाहूँगा नाजरीन को कि 1912 में ये जो ना एक डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज जो ना इस्टेब्लिश हुआ। 1912 जी। 1912 से ले के दिसंबर 2025 तक ये डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज ही रहा। ये पार्ट था इसमें फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ का। उसके बाद जाके भी दिसंबर 2025 से ऑनवर्ड इसका नाम चेंज करके एक्वाकल्चर एंड फिशरीज डिपार्टमेंट अलग से कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ की क्यों अहमियत महसूस की गई कि नाम तब्दील किया जाए, और क्या नाम तब्दील करने के बाद क्या ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी या इसमें कुछ करना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि फ़िशरीज़ जो ना जो एक सिर्फ एक लिमिटेड सी एक समझ लें कि एक डोमेन है जो कि कैच फ़िश के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब है कि उससे यही तासुर लिया जाता है कि जो कैच फिशेज़ हैं उसको मतलब जो लोग पकड़ते हैं फ़िश और इसके बाद सप्लाई करते हैं। अच्छा, जो एक्वाकल्चर है ना, ये एक ब्रॉड टर्म है। एक्वाकल्चर का मतलब है कि हर चीज़ जो पानी के अंदर जो ना होती है, वो चाहे वो नबाताती हो जिसको आप कह रहे हैं कि फ्लोरा है, या फौना है जो हैवानाती हो जिसमें ये सारी फ़िश और इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं सारे। तो ये अभी इस वजह से हुआ कि ये क्योंकि एक इनिशिएटिव जो शुरू किया गया पंजाब में वो श्रिम्प प्रोडक्शन का किया गया। जब श्रिम्प प्रोडक्शन 2024 में स्टार्ट किया, वो बड़ा एक कामयाब एक पायलट जो फेज़ से निकल के उसके बाद प्रॉपर जो है 2025 में एक नई साइट पे चले गए, और फिर बाद में सारा ये हुआ। उस वक्त इस चीज़ का जो ना अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि ये पूरा एक सेक्टर अलग से एक नया डेवलप होने जा रहा है, जिसकी एक प्रॉपर एक पूरा का पूरा एक सेटअप होना चाहिए, इसकी एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होना चाहिए। और अगर आप इसको अलग महकमा कर देते हैं तो उससे ये होगा कि इस एक तो ऑब्वियसली इसकी बाकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो भी इसको एलोकेट होंगी प्रॉपर, और उसके बाद जो जितनी भी एफर्ट्स होंगी ना तो वो डिपार्टमेंट खुद करेगा। और इसका मेन पर्पज़ ये था कि सेक्टर भी इस्टेब्लिश हो, ओवरऑल फिशरीज़ का जो सेक्टर है वो भी फ्लरिश हो, और फिर ये कि इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो एक प्रॉपर किसी एक मैकेनिज़्म के तहत जो ना किसी एक दायराकार के मुताबिक जो ना वो भी इसमें शामिल हो। वो ऑब्वियसली हर चीज़ जो ना इकोनॉमिक्स के गिर्द घूमती है। अच्छा सर, 1912 फिर 2025, इस अरसे में अगर मैं देखूं तो मेरा 30 साल का साथी कैरियर भी है, लेकिन मुझे फिशरीज़ का महकमा या उसकी कारकर्दगी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन 2025 से 2026 तक ये महकमा यकायक सामने आ गया। कोई तिलिस्माती काम किया सर? नहीं, ये तिलिस्माती तो नहीं होता है। अब आपको पता है कि कोई भी महकमा अगर या कोई भी सेक्टर है ना, तो ऑब्वियसली ये एक गवर्नमेंट की आई वुड से कि पॉलिटिकल विल के ऊपर होता है। यस। मैं क्रेडिट देता हूँ इस गवर्नमेंट को जो कि लेड बाय ऑनरेबल CM हमारे नवाज साहब, हमारे मिनिस्टर हैं मरीम औरंगज़ेब साहब। ठीक है। इनको क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने इस डिपार्टमेंट की पोटेंशियल को गेज किया और उसके बाद ये डिसाइड किया कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसको आगे लेके जाना चाहिए। अगर आप देखें ना तो फूड सिक्योरिटी जो ना वो ओवरऑल पूरी दुनिया का एक मसला है कि फूड प्रोडक्शन अगर कोई भी मुल्क अगर सेल्फ सफिशिएंट है तो वो ऑब्वियसली वो फिर उसके बाद वो बाकी ऑनवर्ड जो ना अपनी एक्सपोर्ट्स वगैरह करता है और सारी चीज़ें। फूड सिक्योरिटी के अगर पूरे उसमें आप देखें दायराकार में देखें तो 3 जो सेक्टर्स हैं ना जो कि सब सेक्टर्स हैं वो इसमें आते हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर, अच्छा जी, नंबर 2 लाइफ स्टॉक और नंबर 3 फिशरीज। अभी अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है कई गवर्नमेंट्स का, उसके बाद लाइफ स्टॉक पे भी काफ़ी काम हुआ, मगर इस पे नहीं, फिशरीज पे काम नहीं हुआ। अच्छा, ये तो एक डेड डिपार्टमेंट था। नहीं, डेड आप नहीं कहेंगे, काम तो ज़रूर हुआ है लेकिन ये अपनी एक रफ्तार के साथ चलता रहा है। उसकी रीज़न ये कि जब फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज आता है
तो फिशेज आखिर में आता था। आखिर में तो था। वो इसलिए प्रायोरिटीज़ जो ना वो चेंज हो जाती थी, फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ की तरफ ज़्यादा फोकस था, फिशेज की तरफ नहीं था। तो अभी क्योंकि ये बिल्कुल इस चीज़ को बाकायदा तौर पे इसका एक कह लें कि रियलाइजेशन आई है कि जी फूड सिक्योरिटी में इसमें फिर इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, फिर ये कि इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत थी, ये सिर्फ फ़िश के ऊपर नहीं रहना चाहिए था, इसमें बाकी फिशेस प्रोडक्ट्स और भी आने चाहिए थे। तो एक मैंने जिस तरह बताया, मैं आगे भी आपको बताऊंगा, श्रिम्प का जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। अच्छा जी, फिर ये क्या है, ये जरा थोड़ा सा मैं जरा तफसीली, क्योंकि हमें तो सिर्फ रोहू का पता है, मली मछली का पता है, ट्राउट का भी थोड़ा सा पता है, ये कोई गिने चुने नाम है। तो ये कुछ नई चीज़ें भी जो है ये भी मैं अपने देखने वालों को जो है वो आपकी तवसत से जो है वो बताना चाह रहा हूँ। जी, मैं यही आपको बताने अभी लगा था कि एक्चुअली जो ना अगर आप फ़िश को देखें सिर्फ फ़िश की डोमेन में, तो जिस तरह आपने 2-3 नाम गिनवाए हैं तो यही लोगों को पता है, यही खाए हैं हमने। हाँ, इसके अलावा नहीं लोगों को पता। ठीक है। अच्छा, अभी ये कि जो इस वक्त हमने इनिशिएटिव जो फ़िश के लिए हैं उसमें ये कि हम नई स्पीशीज़ भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बगैर कांटों वाली जो मछली मिलती है वो बेसिकली कैट फिश होती है। अच्छा जी, जिसमें कांटे नहीं होते। अच्छा, कैच फिश वो है कि जो जिसकी रेयरिंग थोड़ी मुश्किल होती है, उसकी रीज़न है कि उसका कार्निवोरस एक बिहेवियर होता है कि वो जब एक दूसरे को खाते हैं उसका बड़ा मुश्किल से वो रेयरिंग होती है, और रेयरिंग के बाद फिर आगे जाके इसकी प्रोडक्शन। लेकिन कि रेयरिंग के फेज से अगर वो निकल जाती है तो इसकी प्रोडक्शन, इसको बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अभी हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं 4 जो कैट फिशेस के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया, जिसमें टॉप है पिंगेशियस। अच्छा, पिंगेशियस एक एक्जोटिक स्पीशी है जो कि अभी भी अगर इसका जो फिश आती है ना वो बाहर से आती है, तो आपका इंपोर्ट बिल उसमें बनता है। इस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने 2 जगह पे एक एक्सपेरिमेंटल जो हमने इसमें ट्रेनिंग्स भी करवाई है, कोई ब्रीडिंग भी करवाई है, कि इसकी जो रेयरिंग है उससे हम अपने लोगों को जो ना इसमें स्किलफुल कर सकें कि रेयरिंग कैसे करनी, फिर फार्मर्स को बताएं कि आपने इसमें प्रोडक्शन कैसे करनी। सेकंड है आपकी ये जो लोकल यहाँ पे स्पीशी है, जैसे मल्ली है, संगाड़ी है, ये भी कैट फिशेज़ में आती है, लेकिन ये नेचुरली ब्रीड करती है, वो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में करती है, इसकी इस तरह फार्मिंग ऐसा नहीं है। तीसरी है अमेरिकन कैट फिश, उसको इक्टालोरस पेंटेक्टस कहते हैं, उसका भी इसी तरह, उसके हम ट्रायल अभी ये कर रहे हैं। फ़िश में हम ये लेके आ रहे हैं, और फिर ट्राउट के ऊपर हम स्पेशली और बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, इन सबको अगर हमने जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी हम 6 एक्वा बिजनेस हब्स बना रहे हैं। अच्छा जी, 6 जी 6 एक्वा। कहाँ सर? ये लाहौर में बन रहा है जो हमारा मुनावा कॉम्प्लेक्स है, फिर एक हमारी एक्चुअली फरुखाबाद में वहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा छिनावा बहुत बड़ा एक हमारा सेटअप है, अच्छा, वहाँ पे एक्वा बिजनेस हब बन रहा है। फिर रावल टाउन, रावलपिंडी के एरिए में वहाँ पर एक हैचरी बन रही है। सरगोदा में एक बड़ी, हम अलग से ही एक पूरा एक्वा बिजनेस हब जो ना पेंगेशियस और तलापिया का हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और लास्टली साउथ में खानेवाल में एक बना रहे हैं। उसका पर्पज़ ये है कि वहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू चेन हो, क्योंकि अभी इस वक्त ये, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा सेक्टर जो ना अनरेगुलेटेड है। किसी ने कोई फार्म बनाना है, किसी ने कोई फीड मिल बनानी है, किसी ने कोई प्रोसेसिंग बनाना है, या इवन हैचरी भी बनानी है, कोई स्टैंडर्ड्स डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे वैल्यू चेन्स बनेगी, वैल्यू चेन्स में हैचरी बनेगी। और लाइकवाइज देखें, जब आप फ़िश का बच्चा जब आप कहीं पे फार्म में डाल देते हैं, उसको बड़ा करने के लिए आपको फ़ीड चाहिए, और मयारी फ़ीड चाहिए। मयारी फ़ीड वाला यहाँ पे कोई ऐसा अभी नहीं है, अभी हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं। और इस तरह की फीड मिल बनेगी। और फिर ये कि जब आपकी प्रोडक्शन हो जाती है, प्रोडक्शन के बाद आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ उसको रॉ को आप सेल कर दें या उसको प्रोसेस करके, तो प्रोसेसिंग प्लांट का भी। सर, ये जो इतने सारे काम आपने, इतने सारे प्रोजेक्ट मुझे आपने गिनवा दिए, माजी में तो कभी इनकी बारे में कोई सुनगुन नहीं थी, कोई गूंज नहीं थी, कभी पता ही नहीं था कि भी ये, बस यही पता था कि ये एक फिशरी डिपार्टमेंट है। तो ये सारी इनकलाब जो है ये दिनों में आया, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मैं दोहरा, ये कैसे आया, किस तरह आया? सियासी आपके पास जो है पॉलिटिकल सपोर्ट तो थी, वो आ गई, पहले क्यों नहीं आया, अब कैसे आ गया? मैं इसमें देखें जी, मेन जो रीज़न है वो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है ना, तो ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल विल से होता है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली पूरा एक टेक्निकल और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त मुझे एक टास्क मिला था कि जितनी भी फिशेज़ की रिसोर्सेज हैं ना, आप इसको मैप करें, और मैप करने के बाद मैंने प्रेजेंटेशन देनी थी टू द हाइब्स। वो मैंने सारी वर्किंग की, मैंने प्रेजेंटेशन दी, तो वहाँ पे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि ये जो सेक्टर है इस वक्त टोटली नेगलेक्टेड है, और इसको अगर आपने आगे लेके जाना है तो इसको हमें जदीद खतूर के ऊपर इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस पर फिर कई दफ़ा चीज़ें फिर इसमें कंसीव किया, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे, सारी टीम बैठ के, फिर हमने एक एक्वा बिजनेस हब का एक कॉन्सेप्ट जो फ्लोट किया। वहाँ से फिर ये एक हमें रिस्पेक्टिव फोरम से एक परमिशन मिली कि जी आप इसको करें। आइडिया सारा कंसीव हमारी टीम ने किया,
उसमें मेन जो फोकस था वो ये था कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बेस पे ये करेंगे, क्योंकि हैचरी हमारी जो ना अभी तक जितनी भी हैचरीज है वो कन्वेंशनल मोड पे चल रही है। अगर हैचरीज को देखें, हम रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम बेस्ड हम लेके आ रहे हैं हैचरीज, जो कि दुनिया में इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसको आम अल्फाज में मैं इस तरह बयान करूँगा कि आप अभी अगर ब्रीडिंग करनी है ना, तो ब्रीडिंग का जो टाइम होता है फ़िश का वो नॉर्मली जून से लेके अगस्त तक होता है। रैस में आप थर्मो कंट्रोल सिस्टम के अंदर आप साल के किसी भी टाइम पे कंट्रोल्ड कंडीशन में आप ब्रीडिंग कर सकते हैं, आप बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब लोगों ने अपने फार्म्स में उसको स्टॉकिंग करनी है तो उन्हें उस फार्म के बिल्कुल टाइम पे मिल जाए, क्योंकि अभी बच्चा मिलता है मई में। अच्छा। अगर यही हम अगर उन्हें फरवरी में दे देंगे तो उनके पास क्लियर 8 महीने की एक विंडो आ जाएगी और उसमें बायोमास ज़्यादा आएगा और वो ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा उसमें पैसे। अच्छा सर, हेचरी के हवाले से भी आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सेक्रेटरी आबी ज़राअत और माहिरी राना मोहम्मद सलीम अफजल के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, आप हिचड़ी के बारे में बता रहे थे, ये कैसे लगाई जा सकती है? क्या इसका कोई तरीक़ाकार है या जिसका जब दिल करे, दिल चाहे वो इसको लगा सकता है? जी, जिस तरह मैंने बताया ना कि अभी तक तो यही चलता है। इसमें जो एक डेवलपमेंट हमने और की है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, वो ये कि एक पूरा एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बनाने के लिए हम एक्वाकल्चर अथॉरिटी ऑफ पंजाब को हमने उसका एक एक्ट बनाया है। अच्छा जी। वो एक्ट आपको पता है कि एक्ट का फिर एक लीगल बेसिस होती है और उसकी बेसिस पे जब आप आगे चलते हैं तो चीज़ें जो ना स्टैंडर्डाइज और रेगुलेट हो जाती हैं। इस अथॉरिटी का काम ये है कि इन्होंने पूरा का पूरा एक सर्टिफिकेशन की पूरी एक रिजीम बनानी है, स्टैंडर्ड्स डेवलप करने हैं और डेवलप करने के बाद फिर इसको इन्फोर्स करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने फ़िश फार्म बनाना है, इस वक्त की सिचुएशन ये है कि फ़िश फार्म जो भी है ना, जिसका जिस तरह दिल करता है वो बना लेता है। अच्छा। कोई ये नहीं है कि कोई परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं, हमारे कोई लीगल हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं थी कि जिस पे ये थी नहीं जी नहीं, अब है। अब ये एक्ट अथॉरिटी आ गई है, तो अभी जैसे ये फंक्शनिंग में आती है तो फिर ये होगा कि स्टैंडर्ड्स हमने बनाने हैं कि जी पैरामीटर सारे बनेंगे कि ये क्राइटेरिया इसकी बेसिस पे फॉर्म बनने चाहिए। फिर उसका एक पूरा एक तरीकाकार होगा कि वो फॉर्म किस तरह उसकी अप्रूवल और सारा वो होगा। अच्छा, लोगों के जहन में ना एक चीज़ आती है कि जब इस तरह की कोई वो फ्रेमवर्क या मैकेनिज़्म बनता है तो लोगों के जहन में आता है कि जी ये लोगों को तंग करने के लिए बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि जी वो महकमे के पास आएंगे, महकमा उसमें कोई हिचेस डालेगा और इस तरह नहीं। इसका पर्पज़ ये था कि सारा ना स्टैंडर्डाइज हो जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाए। फार्म आ गया है, हैचरी किसी ने बनानी है, फीड मिल किसी ने बनानी है, प्रोसेसिंग प्लांट बनाना है, या इसके अलावा कोई भी अगर एक्वाकल्चर के किसी भी वैल्यू चेन के अंदर वो आना चाहता है तो वो पूरा का पूरा हम इसमें वो इनबिल्ड करेंगे। फिर ये कि सबसे बड़ा इशू ये कि आपने जैसे फूड अथॉरिटी अभी कर रही है, पूरा क्वारंटाइन का एक उन्होंने अभी अपना पूरा सेटअप बना लिया है। हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि अगर फ़िश आती है तो फ़िश की क्वालिटी को चेक कैसे करना, चेक किया जाए, उसकी कोई डायग्नोस्टिक की पूरी क्या इसकी ट्रेल क्या थी कि कितने टेस्ट हुए नहीं हुए, फिर उसके बाद कोई ट्रेसिंग कोई स्टडी कोई नहीं है हमारे पास ऐसी चीज़। वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स जो भी ना वो एक्वाकल्चर अथॉरिटी, बड़ा लंबा प्रोसीजर है, बड़ी मज़ाहमत होगी। अब एक बंदा है, उसने 10 साल या 20 साल या 50 साल से अपना फ़िश फार्म बनाया है। अब आप उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि इसको आप लीगलाइज करें, तो कहेगा भी तो चिकेरे कमे तौर पे हो, तो वो तादाद भी उनकी ज़्यादा है, तो किस तरह इनको? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखें, वही जो मैंने बात यहाँ से स्टार्ट की ना कि लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है, लोगों को सहूलत देने के लिए। लोग समझते नहीं है ना जी। मैं वही आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा कि पर्पज़ इसका ये नहीं है कि जिनके फ़िश फार्म बने हुए हैं हम उनको कहेंगे कि इसको बिल्कुल ख़त्म करो, नए सिरे से बनाएं, ऐसे नहीं है। होगा ये कि जो नए फ़िश फार्म जब भी ये बन जाते हैं स्टैंडर्ड्स और इन्फोर्स हो जाते हैं, किसी ने भी नया फार्म बनाना है वो उसके मुताबिक करेगा। उसके बाद जिनके बने हुए हैं वो हम एटलीस्ट जो ना मिनिमम जितना भी वो क्राइटेरिया है उसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें फ़िज़िकल सेफ्टी नहीं होती, इसमें बायोसिक्योरिटी और बाकी इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, ताकि वो देखें ना कि कोई भी चीज़, अब फ़िश अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इतनी सेफ़ तो होनी चाहिए ना कि आगे जब जहाँ जाके वो खानी है तो उसमें कोई बीमारी या कोई ऐसा एलिमेंट ना हो। ठीक है, उन चीज़ों को किया जाएगा। जिनका बिज़नेस चल रहा है उन बिज़नेस को हमने उन्हें फैसिलिटेट करना है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं करना है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, अथॉरिटी अभी बनी है, इसके बाद वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगी
और जब हमने इसको इम्प्लीमेंट भी करना ना तो ऑब्वियसली उसमें एक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, लोगों को पहले से एक अवेयरनेस दी जाएगी कि भाई ये चीज़ होने जा रही है, आप इसको इस तरह करें, और प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। ये नहीं है कि जी हम कहें जी लॉ बन गया और उसके बाद जो वहाँ पे जो ना रेड करना शुरू कर दें और लोगों को तंग करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, रेड की बात हुई तो गुज़श्ता दिनों साउथ पंजाब में एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, तो उस पर आपने बहैसियत सेक्रेटरी क्या एक्शन लिया और मुस्तकबिल में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? अब गलमन साहिवाल वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल वो बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था कि जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब पुलिस के पास FIR करवाने के लिए गए और उसके बाद पुलिस ने उन्हें टॉर्चर किया। जैसे ही मेरे नोटिस में आया, मैंने IG साहब को रिक्वेस्ट की, IG साहब ने फिर SHO को सस्पेंड भी किया, उसके खिलाफ फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी होगी। बाद में आपको पता है कि वो FIR भी होगी और FIR के बाद फिर वो बेल पे चले गए, लेकिन अभी जो केस है वो FIA के पास। लेकिन सर ये अधारों के दरमियान तो एक ताउन की फ़िज़ा होती है, ये क्यों इतनी बदइत्मादी क्यों थी, इतना लूप होल क्यों था? देखिए जी, इस वक्त जो एक 17वें ग्रेड का या 18वें ग्रेड का ऑफिसर गया है, उसके साथ इस तरह का नारवा सलूक, कहीं कोई अदम ताउन का फुकदान है? देखिए ऑब्वियसली पुलिस का एक अपना टेम्परामेंट है, आप जानते हैं, जो उनका जिस सर तरह के आप भी तो सरकारी महकमे हैं। नहीं, मैं उसमें बताता हूँ, सर सर देखिए जी, बात ये है कि जब हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब वहाँ पे गए हैं तो पुलिस ने उनका एक किस्म का वहाँ पे जो भी एहलकार थे उन्होंने मजाक उड़ाया कि यार ये कहाँ से आ गए। नॉर्मली ये कि फिशेस डिपार्टमेंट तो अभी लाइमलाइट में है ना। यस, मैं ये असल मेरा हाँ क्वेश्चन करने का मकसद भी यही है जी। तो ये उनको ये कहा कि मच्छी महकमे के लोग आ गए और इस तरह ना, मतलब लोग नॉर्मली ये करते हैं। महकमा जो भी है वो सरकार का है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं सरकार को रिप्रेजेंट करता हूँ, बिल्कुल मैं अपनी ज़ाती हैसियत में यहाँ पे नहीं हूँ। तो जो अगर सरकार को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के मुताबिक है। डिप्टी डायरेक्टर अगर वो चीज़ लेके गया था, एक्चुअली हेड सलमानकी के ऊपर ये हुआ है कि वहाँ पे फ़िश लैडर थी, वहाँ पे वो कोई लोग थे, अभी क्लोज सीज़न चल रहा है, वो कनाइवेंस करके लोगों के साथ मिल के वो वहाँ पे वो फ़िश कैचिंग इलीगली कर रहे थे। उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए गए, वहाँ से आगे भी पुलिस ने इस तरह करवाया। अच्छा, ये जो इलीगल मछली का शिकार है, इसको कैसे रोक रहे हैं? अच्छा जी, इसमें भी ना पूरा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मैं बिल्कुल करूँगा। इलीगल जो फिशिंग है ना, ये होती कहाँ? एक्चुअली होता ये कि हमारे जो ब्रीडिंग का सीज़न होता है वो 3 महीने का ब्रीडिंग का सीज़न अच्छा होता है। मसला 1 जून से स्टार्ट हो गए 31 अगस्त तक। ये वो है कि जिसमें फ़िश जो ना नेचुरली ब्रीड करती है, और यही वो है कि जिसमें जो ना फ़िश की कैचिंग के ऊपर ना एक बैन लगा दिया जाता है कि फ़िश आपने कैच नहीं करनी है। नॉर्मली अगर आप देखें भी तो पब्लिकली जो ना फ़िश इतनी नहीं मिलती है, लेकिन ये कि जो लोग इलीगली पकड़ते हैं उसके बाद वो मार्केट में देते हैं तो तब आती, या फार्म से फ़िश आती। ये मैं दरिया की या जिसको आप ताज़ा पानी की वो मछली कहते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो जब सीज़न मतलब आता है तो उस टाइम पे हमारी जो ना विजिलेंस जो ना वो होती है कि जी कोई भी अगर इस तरह का कहीं पे जाल लगा हुआ है, या लोग कहीं पे कश्ती पे ये पकड़ रहे हैं, या अदरवाइज़ जिस तरह भी वो कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फिशिंग भी होती है, तो उसके ऊपर ये कि फिर एक जो हमारा वाच एंड वार्ड का सिस्टम है, गो कि इतना वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी टीम जो ना ऑन साइट होती है। अच्छा, अभी इसमें कुछ कानूनी भी कोई लकूनास हैं जिसके ऊपर अभी हम वर्क कर रहे हैं कि इसमें जो पेनल्टीज़ वगैरह बड़ी कम है। वो आपको पता है पुराने 1961 का एक ऑर्डिनेंस है जिसके ऊपर यह चल रहा है, नहीं 1961। अच्छा, उसका एक ऑर्डिनेंस है जिसमें सज़ाएं बड़ी कम रखी हुई हैं, फिर उसका तरीका बड़ा अजीब सा कम्बरसम है। वो चालान आप कोर्ट में सबमिट करते हैं, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट वहाँ पे उसको 500 या 600 फ़ाइन कर देती है, और उसके बाद 500-600 फ़ाइन का फिर कोई इम्पैक्ट भी नहीं। वो मुस्कुराता हुआ आपके पास से गुजर बिल्कुल, वो पहले से देता है कि ये पैसे लेने जनाब मैं कर रहा हूँ, मतलब इस तरह का एटीट्यूड है लोगों का ना। तो एक तो ये कोई लीगल हमारा ये मतलब इशू है जिसकी वजह से, लेकिन हम फिर भी ये कोशिश करते हैं कि किस तरह विजिलेंस, अभी आजकल जिस तरह हमारी भी ऑक्शन जो स्टार्ट हो रही है कल से, और ऑक्शन अभी आपके तौर से ये भी बताने लगूंगा कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट चंद डिपार्टमेंट में से है माइन एंड मिनरल्स के बाद कि जो अपनी ऑक्शन भी इलेक्ट्रॉनिकली करवा रही है। अच्छा जी, अभी ई ऑक्शन हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, कल हमारा उसमें वही ऑक्शन भी हो रही है। उसमें ये कि आप अपने लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा बंदा ऑक्शन इसमें दे रहा है। अच्छा, नॉर्मली तो होता है ना कि आप कहीं पे एक पंडाल में बैठे हैं, सारे आपको पता है यार बोलियां लग रही हैं, वो बोली भी मैनेज होती है, पूल्ड होती है, जिस तरह आपको पता है सर। ठीक है। यहाँ पर नोबडी नोज के ऑक्शन रूम में कौन बैठा है,
इससे लोगों का ना कॉन्फिडेंस एक जो ना वो बड़ा है इस चीज़ से। वो बंदे जो सामने आके बोली नहीं दे पाते ड्यू टू सम रीजंस, अभी वो भी आके देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखा गया माइंस एंड मिनरल में। और जब ऑक्शंस आई हैं वहाँ पे तो वो मल्टीपल फोल्ड्स आई हैं इस तरह, तो हम वो अभी करवा रहे हैं। तो इस ऑक्शन से पहले तक हमारा जिम्मा फिशेस डिपार्टमेंट का कि यहाँ पे फ़िशिंग ना हो। वो फ़िशिंग को रोक के जैसी ही ऑक्शन हो जाती है फिर ठेकेदार आ जाता है। तो ऑब्वियसली जब आप लीज़ पे देते हैं तो उसने फिर लीज़ मनी देनी होती, उसके बाद हमारा ज़िम्मा ख़त्म हो जाता है। वो फिर ठेकेदार जो है ना वो खुद विजिलेंट होता है, वो फिर इसको इलीगल फ़िशिंग को रोकता है। सिर्फ ये क्लोज सीज़न में ये एक चैलेंज आता है। राना मोहम्मद सलीम अफजल के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, क्या नई जिद्दत लेके आ रहे हैं अभी ज़राअत में, क्या नई चीज़ें लेके आ रहे हैं? जी, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एक तो एक्वा बिज़नेस हब है जो फ़िश के हवाले से अगर हम देखें इस चीज़ के ऊपर है। दूसरा ये कि एक फ़िश मार्केट अभी इस वक्त जितनी भी पंजाब में अगर आप फ़िश मार्केट आपने भी देखी है, इवन लाहौर की भी देख लें तो उस लेवल की नहीं है। लाहौर वाली तो आपने दरिया पे भेजी जी, वो पहले थी शहर के अंदर थी, उसके बाद फिर वो गई उस साइड पे गई। अभी दोबारा जो ना इसको एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एक फ़िश मार्केट जो बनाने जा रहे हैं, उसका भी PDWP में उसकी अप्रूवल होगी ऑलमोस्ट। तो अभी इसको टेक ऑफ के स्टेज पे अब लेके जा रहे हैं। काना वाली साइड पे हमारी 13 एकड़ जगह थी, वहाँ पे हम इसको बनाने जा रहे हैं। उसमें ये कि वो पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट। अच्छा सर, यहाँ मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा, मुझे एक सवाल आ गया। ये जितने भी फ़िश फार्म हैं ये आपके अंडर हैं, आपकी अपनी मलकियत है या ये प्राइवेट है? नहीं, गवर्नमेंट की सारी मलकियत नहीं है इसमें। मैं ये जी, असल में ना आप इसको इस तरह समझें कि मैं बस आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट बिज़नेस करने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। अच्छा, अभी फ़िश फार्म जो है ना कोई भी बंदा अपनी जो भी ज़मीन के ऊपर बना सकता है, वो सारी उसकी कई चीज़ें क्राइटेरिया वगैरह हैं जो कि अभी कर रहे हैं लोग। ये नहीं कि बिल्कुल भी लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर इन इंस्ट्रक्शन को लोग फॉलो ना करें तो फार्मिंग कर ही नहीं सकते। उनको इसमें गाइड करती है हमारी टीम के आपने किस तरह वाटर टेस्टिंग आपने कैसे करनी, कौन से पानी में फ़िश जो है कल्चर हो सकती है। अगर पानी ही ख़राब है तो आपकी फ़िश वैसे ही नहीं कल्चर होनी। ठीक है। पॉन्ड बनाने आपने किस तरह बनाने हैं, फिर टेस्ट करवाने हैं कहाँ से करवाने हैं, फीड आपने कौन सी, मतलब इस तरह की कई चीज़ें जो सारी वो कर रहे हैं। अच्छा सर, आपका तो अच्छा, वो जो फ़िश फार्म्स हैं वो लोगों के अपने हैं। ये इसी तरह जैसे आप कहते हैं ना मुर्गी ये फार्मी है और बाकी वो देसी है, जो भी इस तरह ये फार्म्स भी उसी तरह ही हैं। हमारी जो हैचरीज़ है ना, हैचरीज़ के ऊपर हमारे जो फार्म्स होते हैं वो उसमें जो हमारा सीड जो बच जाता है जो हम लोगों को देते हैं, बच्चा देते हैं, उसके बाद अगर कोई बच जाता है सीज़न के एंड पे वो हम अपने पॉन्ड्स में डाल देते हैं ताकि उसको ग्रो करें। उनको फिर बाद में हम सेल करते हैं, लेकिन हमारा काम ये नहीं है बेसिकली। मुजफ्फरगढ़ में आपका एक फ़िश फार्मिंग है, उसकी बड़ी धूम है, ज़रा उसके बारे में तो बताएं। ये फ़िश फार्मिंग नहीं, श्रिम्प फार्मिंग का है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि 2024 में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था मुजफ्फरगढ़ में। वो यही था कि कुछ जगह ली गई 100 एकड़, उसके ऊपर लोगों के वो पॉन्ड थे, फिर पानी जो ना नमकीन पानी था उसको निकाल के उसके अंदर डाल के जो सीड है वो थाईलैंड से मंगवा के, तो वो तकरीबन कोई 109 दिन का एक कल्चर साइकिल वो किया। उसमें से जो झींगा निकाला वो तकरीबन 120 टन जो ना झींगा निकाला। ये झींगा भी आपने बनाना शुरू, मतलब श्रिम्प उसको झींगा ही कहते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो 120 टन जो श्रिम्प है ना वो वहाँ से प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अभी लोगों को ना जनरल अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग आप ये कह लें कि जो ये श्रिम्प है ये सिर्फ समुद्र में होता है। उन्हें ये नहीं पता कि श्रिम्प जो समुद्र में अगर होता है तो वो पानी की नमकियात की वजह से होता है, कि पानी में अगर वो उसकी परमिसिबल लिमिट्स के अगर कोई नमकियात हैं तो तभी वो होगा। इसको कल्चर जो ना वो फिर पायलट यहाँ पे किया गया कि जो मुजफ्फरगढ़ में जिस जगह पे ये था वहाँ पे नीचे जो खारा पानी था, नमकीन पानी था। अच्छा, वो एक स्पेसिफिक जो ना PPT होते हैं उसमें 4 PPT ऑनवर्ड जो ना अगर वो सैलिनिटी है तो वो श्रिम्प के लिए जो ना वेनमाई श्रिम्प है जो कि छोटा श्रिम्प होता है उसके लिए फिजिबल है। जब ये पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पे किया गया और 120 टन वहाँ पे प्रोड्यूस किया गया और उसके बाद उनमें से 4 ममालिक में हमने वो भेजा वो अच्छा जो श्रिम्प, वियतनाम में गया, जॉर्डन में गया, थाईलैंड में गया और उसके बाद चाइना में गया, UAE में भी गया। वहाँ पे जाके वो उसकी बड़ी काफ़ी पजीर आई हुई। 25 ग्राम था, 25 ग्राम जो ना बड़ा आइडियल साइज़ है। जब वो भेजा तो उसके बाद गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हुई कि जी अभी इसको हमें एक्सपेंड करना चाहिए। पायलट फेज इज़ ओवर। तो फिर शाहगढ़ एक जगह है मुजफ्फरगढ़ में, वहाँ पे कुछ पॉन्ड्स बनाएंगे,
उसको एक्सपेरिमेंटल के ऊपर रखा गया। उसके बाद फिर हम 2 नई साइट्स जो हैं वहाँ पे शिप स्टेट्स जो ना वो बनाना शुरू की, जो कि अभी ज़ेर तकमील है। मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर के पास से अली वाली एक जगह है, यहाँ पे टोटल जो साइट की जो है इस वक्त जो एकरेज है वो 4700 एकड़ है, जिसका प्रैक्टिकली 3000 एकड़ के ऊपर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे अभी पॉन्ड्स बन रहे हैं इसके, उसके साथ वैल्यू चेन वहाँ पे इस्टेब्लिश होनी है कि हैचरी बननी है। श्रिम्प की हैचरी नहीं है, कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान में हैचरी नहीं है, और ये इनलैंड श्रिम्प हैचरी बनने जा रही, जो कि मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ये वाहिद ही होगी इस लेवल की, क्योंकि अदरवाइज़ जितनी भी हैचरीज है ना दुनिया में तो वो सी शोर के साथ है, तो समुद्र का पानी लेके आते हैं। फिर यहाँ पे फीड मिल बननी है। जो श्रिम्प की फीड भी वो एक स्पेसिफिक फीड होती है, क्योंकि श्रिम्प का जो माउथ का साइज़ छोटा होता है, उसे छोटा पैलेट चाहिए होता है। लाइकवाइज फिर प्रोसेसिंग है कि श्रिम्प आपने अगर कैच करते हैं, प्रोड्यूस करके उसको रॉ सेल करना है तो उसकी ज़रा और वैल्यू है, अगर आप उसको प्रोसेस करके बेचेंगे तो फिर इसके साथ एक पूरी एक एक्वाकल्चर मॉल बनना है। एक्वाकल्चर मॉल वो है कि जिसमें एक्सटेंशन सर्विस देनी है कि किसी भी फार्मर को अगर इसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई फार्म इम्प्लीमेंट चाहिए वो भी वहाँ पर दस्तियाब होगा, उसे फीड चाहिए वो भी शॉप्स होंगी वहाँ पे, उसमें टेक्निकल लोग बैठे होंगे, डायग्नोस्टिक पूरा एक सिस्टम होगा कि अगर टेस्टिंग करवानी है। ये सिस्टम चल रहा है कि अभी चलना है? नहीं, ये अभी मैंने बताया ना कि ये प्रोजेक्ट है जो कि अभी ज़ेर तकमील है। एक्वाकल्चर मॉल हमारे इस वक्त दोनों मुजफ्फरगढ़ में बन रहे हैं, दोनों साइड्स पे, एक शागड़ में बन रहा है और एक कलीवाली में। उसके साथ जो ये शागड़ वाला है मैंने बताया कि वहाँ पे आपको 100 एकड़ के ऊपर हमारे 64 पॉन्ड्स ऑपरेशनल है। अभी हमने स्टॉकिंग भी की हुई है सीड बाहर से मंगवा के, तो उसकी भी हार्वेस्ट जो ना अगले 2-1 महीनों के अंदर। अच्छा सर, इससे ज़र मुबादला जो है उसमें तो ग्रां कदर इजाफा होगा, क्योंकि पहले तो आप इसको बाहर से मंगवाते थे, अब आप इसको बाहर भेज रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। मैं पहले ये बताता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ के अलावा हम सरगोदा में भी एक कर रहे हैं 500 एकड़ के ऊपर। अच्छा, वहाँ पे भी एक जो ना श्रिम्प स्टेट स्टैब्लिश हो रही है। तो ये सारा मिला के अगर हम इसको देखें तो जो आपका सवाल है ना कि ये जो बेसिकली जो श्रिम्प है ना ये लोकल कंजम्पशन कमोडिटी नहीं है, आम बंदा नहीं खाता। यहाँ पे कराची में लोग शायद खाते होंगे, अदरवाइज हमारे भी समंदर के करीब की वजह से, अदरवाइज ये कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में मिलता है, और रेस्टोरेंट्स में जो मिलता है वो वहीं से आता है, यहाँ पे कोई लोकल प्रोडक्शन नहीं है। तो यहाँ की जो प्रोडक्शन का जो इस वक्त हमने पूरा जो एनालिसिस किया है और पूरी पोटेंशियल को हमने देखा है वो ये कि इसमें से 90% से ज़्यादा जो श्रिम्प होगा वो एक्सपोर्ट होगा। लेकिन श्रिम्प से ये ख्याल आया कैसे? पहले तो एक रवायती सा काम चल रहा था ना, वो पंजाबी च कहते हैं कि बाप दादे के ज़माने वाला सिस्टम से, ये नई चीज़ कैसे? क्योंकि ये मेरी इनकम्बेंसी से पहले था, ये पायलट जो 2024 में किया, मगर कंप्लीट तो आप जी बिल्कुल उसको आगे प्रोजेक्ट को भी उसमें मैं ऑब्वियसली मैं एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेके चल रहा हूँ। जब क्योंकि जो मुझे बताया जाता है कि ये कोई नया एक आइडिया आया और गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि ठीक है जी इसको पायलट करते हैं। वो सिंपल था कि जी पॉन्ड आप ले लें और उसमें पानी डाल के झींगा हो रही है, उसमें फिर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स ने हेल्प आउट किया, उसका रिज़ल्ट बड़ा इंकरेजिंग आ गया। जब इंकरेजिंग आ गया तो फिर ये हुआ कि आपने ये पॉन्ड्स अगर बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी रीज़न क्या थी कि गवर्नमेंट की इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं कि जो सेम ज़्यादा और नमकीन पानी वाली ज़मीनें जो किसी और इस्तेमाल में नहीं हो रही। अच्छा, और इसकी पूरी इकनॉमिक्स है कि ये साल में 2 साइकिल होते हैं और पर साइकिल अगर आप प्रोडक्शन करें, आप कोई अगर 1 एकड़ का भी अगर आप पॉन्ड करते हैं तो आपको तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए आपको 3 या 4 महीने के अंदर आपको एक ना नेट प्रॉफिट इसमें मिलता है। और आप अंदाज़ा कर लें कि अगर 2 साइकिल मिलते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए आपको 1 एकड़ का सालाना मिलता है, जो कोई भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड आपको नहीं देती, और वो ज़मीन आपको दे रही है कि जो बिल्कुल नाकस और बिल्कुल बेकार है। तो ये इससे बेहतर इसकी यूटिलिटी हो नहीं सकती। इस चीज़ को, इस आइडिया को आगे लेके फिर जो ज़मीनों को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सी पोटेंशियल साइट्स। अच्छा, ये नहीं है कि जी आपको कोई लोग कह दें कि जी ये ज़मीन सेम वाली है और यहाँ से नीचे से खारा पानी निकलता है तो यहाँ पे कर लें। इसकी पूरी एक साइंटिफिक स्टडी होती है। आप टोपोग्राफिक स्टडी करते हैं, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सर्वे करते हैं, आपने एक्वाफर को स्टडी करना है कि कितनी नमकियात है उसमें, फिर हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं कि आप नीचे जाते हैं और देखते हैं कि इसकी सस्टेनेबिलिटी किस तरह है। उसके बाद पूरे लेवल्स निकाल के फिर इसकी पूरी एक डिज़ाइनिंग होती है। ये जो जितनी साइट्स अभी हमने सेलेक्ट की हैं तो इसकी पूरी एक एडवांस इन्वेस्टिगेशन स्टडी के बाद फिर ये किया गया। और इसमें भी डिफरेंट पानी की कंपोजिशन होती है कि इसमें नाइट्रेट कितना है, अमोनियम कितना है,
इस तरह बाकी जो सॉलिड हैं वो कितने जो केमिकल्स हैं। ये आपके साथ एक तरबियत याफ्ता टीम्स होती हैं जो इसमें आपकी हेल्प, आपने उनको हायर किया होता है, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जगह पे अगर ये कर लिया जाए, इस जगह पे ये कर लिया जाए तो उसका मुस्बत नतीजा। देखिए ये डिफरेंट किस्म के सर्वेज हैं। ऑब्वियसली ये मार्केट में लोग बैठे हैं, हमने जहाँ पे सर्वे करवाना होता है वो हम उनसे करवाते हैं। अभी जो रिसेंटली हमने करवाया हमने नेस्पाक के थ्रू करवाया, लेकिन जो इनिशियल हमारी जो पहली 2 स्टेट्स के ऊपर था वो हमारा एक फॉरेन कंसल्टेंट थे जो कि जो हाइड्रोलॉजिकल जो कंसल्टेंट था वो इजिप्ट से आए थे। इस तरह जो हमारे डिज़ाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो सऊदी अरब से नेकवा से आए थे। इस तरह हैचरी के फ़िलीपीन से, और लाइकवाइज जो ब्रीडिंग और डिजीज़ मैनेजमेंट वाले वो भी वहाँ से। ये कंसल्टेंट अभी भी हमारे पेरोल पे, इनको हमने हायर किया हुआ है फॉर 3 इयर्स। वो हमें गाए बगाए डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर वो हमें गाइड भी कर रहे होते हैं और इस पर प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ट्रेनिंग ना सिर्फ हमारे स्टाफ को बल्कि फार्मर्स को भी दे रहे हैं। राना मोहम्मद सलीम अफजल के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताइए, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इनसे लोगों को फ़ायदा क्या है, क्या है? बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपने पूछा है। ये वो है कि सारा काम हम कर क्यों रहे हैं, कर क्यों? अभी अगर आप देखें ना तो बाज़ार ये लगता है कि ये आप इस किसी भी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस सेक्टर से मुंसलिक जो भी लोग हैं आप उनके लिए कर रहे होते हैं कि उनके ज़रिया माश जो है ना वो सस्टेनेबल हो। और ये कि अगर वो कन्वेंशनल मोड पे चल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एडवांस होने की ज़रूरत है ताकि प्रोडक्शन उनकी बढ़े। अगर आप फिशरीज़ को देखें या अभी हमने श्रिम्प को देखा है या सारा, इसमें बेसिक ये चीज़ है कि जी एक तो नॉलेज ट्रांसफ़र हो, बाहर से टेक्नोलॉजी आए, जो हमारे फार्मर्स हैं फार्मर खुशहाल हो, और फार्मर जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर भी वैरायटी डाइवर्सिटी आ जाए ताकि उसकी जो प्रोड्यूस है उसका जो गेन है उसको वो ज़्यादा हो। और दूसरा ये कि जब देखें आपकी जितनी प्रोडक्शन होगी आप फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन के हिसाब से आप सिक्योर होते जा रहे हैं। जितना मार्केट में आएगा उतना आपके पास बेस्ट प्रोटीन आता जाएगा। अभी ये मार्केट में ये कैसे चीज़ें आनी हैं, जब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मॉडर्नाइज़ नहीं करेंगे, आपकी अपनी जो फ़िशिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको नहीं आप कर सकते, मतलब मॉडर्नाइज़ नहीं करेंगे और उसमें नए जो आप नॉलेज को आप अगर इनकलकेट नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं हो सकता। उसके साथ साथ ये कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाना है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि इसमें डिफरेंट वैल्यू चेन बननी। वैल्यू चेन जब यहाँ पे बनेगी तो वो वैल्यू चेन भी उसकी एक्सपर्टीज़ भी बाहर से आएगी। हैचरी कभी भी नहीं यहाँ पे बनी रैस की, वो हैचरी को बनाने वाले एक्सपर्ट्स बाहर से आएंगे। जब वो आएंगे तो यहाँ पे लोकल लोगों को ट्रेन करेंगे। जब वो ट्रेन होंगे तो फिर आप ये देखें कि ना सिर्फ हम एक तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी। अच्छा, आप नहीं समझते कि जो इतने अच्छे अच्छे काम ये 1.5 साल के अंदर हुए हैं, इनको ज़रा पहले हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत पहले होना चाहिए था, बट इट्स नेवर टू लेट जी। अभी भी अगर ये है शुरू हुआ है तो इसको आगे लेके जाया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये फिशरीज सेक्टर के लिए, एक्वाकल्चर एंड फिशरीज सेक्टर के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये रियलाइजेशन जो है ना टॉप लेवल पे आई। और उसके बाद फिर ये, क्योंकि देखें फिर मैं आपको ये कहता हूँ कि जब भी पॉलिटिकल ओनरशिप अगर नहीं होती ना तो आपको फंडिंग का भी और अदरवाइज़ बाकी इश्यूज़ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुकम्मल ओनरशिप भी है और एक विजन भी है जिसके मुताबिक ये कि हमने इस सेक्टर को फ्लरिश करना है। मैं जो आपको पहले बात बता रहा था कि ये ना सिर्फ इसमें यह है कि अगर हम जिस तरह भी श्रिम्प को ले लें आप, ये सारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। अभी हमने जो फ्यूचर इसमें ये रखा है कि जी 2028 तक तकरीबन 50,000 एकर्स के ऊपर हमने डिफरेंट मोड्स के ऊपर हमने श्रिम्प फार्मिंग को प्रमोट करना है। अगर इसी स्टैटिस्टिक्स को रखें तो तकरीबन $1.2 बिलियन की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल, $1.2 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल सिर्फ इस डिपार्टमेंट, सिर्फ श्रिम्प की मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फ़िश अलग है, फ़िश की कंजम्पशन और ये सारे, क्योंकि श्रिम्प यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता तो ये एक्सपोर्ट होना है सारा। अब भी अगर ये पूरी एक इंडस्ट्री होगी तो इसमें जितने भी लोग हमारे नए ग्रेजुएट्स हैं ये सारे एम्प्लॉय होंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एंटरप्रेन्योरशिप इसमें जो ना वो प्रॉस्पर होगी। लोग ऑब्वियसली इसमें देखें ना कि आपकी प्रोडक्शन से लेके एक्सपोर्ट तक पूरा का पूरा एक सेटअप है। फिर आपके एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन रिजीम होगी। आपने अगर ये नहीं है कि जी अगर आपने एक्सपोर्ट करना है कहीं पे तो मछली उठाएं या झींगा उठाएं उसको बाहर भेज दें, वो लोग आपसे कंप्लायंस चाहते हैं। वो डिफरेंट कंप्लायंस की पूरी एक स्टैंडर्ड होगा, वो उसमें आएगा। इसमें फिर आपके मेडिकल के सारे लोग, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये जितने ग्रेजुएट्स हैं ये वहाँ पर होंगे।
तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इस तरह की सारी मज़ीद कौन से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं आपके, समझते हैं कि यार अगर फ़याज़ ये प्रोजेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो जाते हैं तो मेरा डिपार्टमेंट जो है वो मज़ीद प्रोमिनेंट होगा, मज़ीद नुमाया होगा? जी, जिस तरह मैंने बताया ना कि हम इसको मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं, तो एक तो एक्वा बिजनेस साहब मैं बता चुका हूँ, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी तक हमने जो जितनी भी डिस्कशन की है ये हमने वार्म वाटर फिशेस के ऊपर की है। ठीक है। कोल्ड वाटर फिश का ट्राउट की हमारी एक हैचरी है मरी में, वो रह गया था, वो रह जी, गया था। उसको हम अपग्रेड और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको भी हम रैस के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा। रीज़न भी है कि थ्रू आउट द ईयर हम ब्रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, और वो इतनी पोटेंशियल है कि अगर आप ये देखें, मरी के बाद अगर पहली कोई हैचरी आती है ना, वो या नारान में जाके कोई दरिया कुनार के ऊपर आती है, या फिर मदियन में जाके स्वाद के ऊपर, ठीक है, उसके अलावा नहीं है। नहीं ये है। पूरा का पूरा, या नीलम में शायद कोई एक आधी होगी AJK में, वो ये पूरा का पूरा रीजन जो ना ट्राउट के लिए वो बेस्ट है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ताकि उसका अभी तक हमारी असेसमेंट ये है कि 200 मेट्रिक टन की जो ना डिमांड है, अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, रैस पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और इसकी ऑब्वियसली भी कंजम्पशन में भी वो होगा। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे जी, उसके अलावा श्रिम्प का, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि श्रिम्प से एक नई जिद्दत आएगी, लोगों के पास एक अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का इसमें आएगा। फिर एक्वाकल्चर मॉल्स का भी मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा फिर जो फ़िश मार्केट बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न है कि फ़िश मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें फार्मर्स ने आना है, अपने वो इसमें जो भी है उसको कैच को पकड़ के लाना है, और वहाँ पे ये जो फ़िश मार्केट बन रही है, ये प्रॉपर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, उसके बाद रिटेल का अलग है, फिर होलसेल का अलग है, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर होगा, फिर बाद में वहाँ पे एक फ़िश कैफ़े वगैरह, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं कि ये जो मछली है फ़िश, ये सिर्फ सर्दियों में खाई जाती है, इसको बस ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस ये? अच्छा, ये ना कुछ हमारी मिथ्स हैं जी जो हमारी सोसाइटी में हैं, जिनमें से एक का तो आपने जिक्र किया कि जो मछली है वो सिर्फ सर्दियों में खाई जाती है क्योंकि ये गर्म होती है। मज़े की बात है कि मछली गर्म नहीं होती, मछली सिर्फ एक प्रोटीन का सोर्स है। वो गर्म जो ना, जब मसाले लगाते हैं ना इसके ऊपर, तो उसकी वजह से गर्म होती है, उसी की वजह से आपको फिर वो प्यास भी ज़्यादा आती है और गर्मी भी वो फील होती है। अदरवाइज मछली आप सारा साल खा सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। दूसरी मिथ इसमें यह है कि जी मछली खाने के बाद अगर दूध आप पी लें वो फुलबेरी हो जाती है। अच्छा, वो भी अभी तक की जो साइंटिफिक स्टडी है वो ये कि जो पाकिस्तान में जो मछली जितनी भी स्पीशीज़ हैं, वो ऐसी मछली नहीं है कि उसके बाद अगर दूध पी लें तो वो रिएक्ट होता है। ये मैं बाकायदा मेरी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जो ना इसमें डिस्कशन, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये मिथ्स हैं। आप लोग सारा साल मछली खाएँ, अवेलेबल है मछली। अगर हमारा क्लोज सीज़न भी है तो वो दरियाई मछली के ऊपर बैन होता है, फार्मी मछली के ऊपर नहीं है। और दरिया और फार्मी मछली का कोई इतना, लोगों के जहन में एक मिसकंसेप्शन है कि दरियाई मछली ज़्यादा होती है, वो होती है। ऑब्वियसली कुछ नेचुरल बायोलॉजिकली चीज़ें वो होती हैं, वो फार्म का ज़रा डिफरेंट होता है, लेकिन मछली है, प्रोटीन है। राना मोहम्मद सलीम अफजल, मुझे बताएं कि क्या आप अपने डिपार्टमेंट की मजमूई कारकर्दगी से मुतमिन हैं, और अगर नहीं मुतमिन तो क्या ऐसा हो कि आप मुतमिन हों? देखें जी, किसी भी सेक्टर या डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली कुछ खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं। मैं जब से यहाँ पर मैंने चार्ज ज़ूम किया, मेरी कोशिश है कि जो गैप्स हैं ना उनको प्लग किया जाए। तो डिपार्टमेंट में टेक्निकल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेहनती है, काम भी कर रहे हैं, उनको उस लेवल की प्रोजेक्शन पहले नहीं मिली, वो अलग बात है। अभी आप देखें ना, जितने प्रोजेक्ट्स अभी हम कर रहे हैं तो वो कोई अकेला मैंने तो नहीं की, वो सारी पूरी एक टीम है। ऐसा ही है, ये सारी टीम एफर्ट है। आई अप्रिशिएट कि इन सब लोगों को साथ मिलकर हम ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ गैप्स हैं जिन्हें हमें प्लग करने की ज़रूरत है। कैपेसिटी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये एक वाटर टाइट किस्म का एक डिपार्टमेंट था जो ना यहाँ से बाहर गया ना कोई ना आया। इनकी कैपेसिटी का भी हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग का भी इसमें हम कर रहे हैं कि लोगों को बाहर भेजें ताकि वो वहाँ से सीख कर आएँ। उसके अलावा ऑब्वियसली डिपार्टमेंट की कैपेसिटी का भी इशू है कि डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, उसके ऊपर भी अभी अब जिस तरह प्रोजेक्ट्स लेके हैं हम उसको बेहतर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम है, उसमें भी कुछ खामियाँ हैं, उनको लैब्स को भी अभी जिस तरह मैंने एक्वा बिजनेस सब की हमने बात की कि वहाँ पे मॉडर्न जो ना लेवल पे हमने लैब्स वगैरह भी बना रहे हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमारा जो एक्सटेंशन सर्विस है, जो लोगों को बताना है कि जी कौन सी चीज़ कैसे होनी है, उसमें भी गैप्स है। हमने अभी एक और नया काम किया है जो मेरे अभी जहन में आ गया, आपको बताता चलूँ कि हमने एक फिशरीज़ की एक हेल्पलाइन भी हमने शुरू की है 1374। उस पर ये है कि कोई भी आप अभी भी कॉल करके अगर देखेंगे ना, तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपने कंप्लेंट करनी है तो वो भी कंप्लेंट रेड्रेसल का भी पूरा एक सिस्टम है। ये वो चीज़ थी कि लोगों का ना एक्सेसिबिलिटी का इशू था कि जी अच्छा जी अभी कोई इशू आया तो वो किससे रब्ता करें, तो अभी ये हेल्पलाइन भी इस्टेब्लिश कर दी है। उसके अलावा फिर हमारा एक FMIS का एक पोर्टल है, फिशेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
उसको हमने जो गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है ई-बीज़ के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हैचरी बनानी है और उसको रजिस्टर करना है, उसको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, वो ई-बीज़ के ऊपर पोर्टल पे खोले और वहीं पे अपने आप रजिस्टर करवा सकता है। फार्म किसी ने करना है वो भी वहीं पे वो सारा कुछ कर सकता है। ये टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है। आप इसको जिद्दत का एक अलग मेयार आपने इसको दे दिया। आपके आने से पहले ये महकमा सिर्फ एक महकमा था जो 1912 से 2025 तक चल रहा था। अब आपने इसको एक नया अंदाज दे दिया, तो आप समझते हैं कि आपके बाद आने वाला जो है वो इस तमाम सिस्टम्स को लेके चलेगा? जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जी महकमा तो था लेकिन काम कर रहे थे, मैं ये वही नहीं था कह कि रहा वो नहीं था कर कि रहे थे। हाँ जी, मैंने वही इसकी जो आपका अगला सवाल है ना कि जी अभी जिस तरह हमने ये काम किया है, तो देखें देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जो आएगा ऑब्वियसली इसको आगे भी लेके चलेगा और इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम कि जो अभी इनोवेशंस और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और मॉडर्न चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये जो एक छाप है ना फिशरीज डिपार्टमेंट के ऊपर कि 1912 का है, कन्वेंशनल मोड में चल रहा है, तो ये अभी ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आगे चलती जाएगी, ऑब्वियसली अल्टीमेट पर्पस क्या है जी? अल्टीमेट पर्पस है फूड सिक्योरिटी थ्रू ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर अगर इसमें खुशहाल होगा, वो प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, प्रोड्यूस ज़्यादा होगी तो वो मार्केट में ये प्रोटीन पहुँचेगी तो आपकी जो सेहत और उसके ऊपर अच्छा एक जो ना वो असर पड़ेगा, तो वो माशरा सेहतमंद और इस तरह की बात सारी हुई। बातें सुनिए आपने सेक्रेटरी आबी ज़राअत व माहगिरी राना मोहम्मद सलीम अफजल की। यहाँ प्रोग्राम द रियल ट्रूथ का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।